आज हम 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में किन बातों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत क्या क्या बतलाया जाता है, इन सब के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करते हैं। कॉमर्स विषय में हिंदी इंग्लिश के अलावा हिंदी इंग्लिश के साथ साथ अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं अर्थशास्त्र विषय के बारे में। अध्याय 1 अर्थशास्त्र, एक प्रस्तावना या एक परिचय। आइए जानते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र हिंदी भाषा का शब्द अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण होता है। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की कला को कहा जाता है। इसलिए प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने अपने ग्रंथ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध कहा है। तो अरस्तु ने अब अर्थशास्त्र को कौन सा प्रबंध कहा? गृह प्रबंध कहा। गृह प्रबंध क्यों कहा? क्योंकि इसी आधार पर परिवार के मुखिया परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की कला में निपुण रहता है। इसके अंतर्गत धन की प्राप्ति तथा इसके उचित उपयोग की व्याख्या करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री कहलाता है। आगे समझ में अरस्तु ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में इकोनॉमिक्स को अर्थात अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध कहा। इसके बाद अनेक अर्थशास्त्रियों ने यह अनुभव किया कि परिवार की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में धन का जो महत्व होता है, वही महत्व राज्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए भी होता है। अतः समय समय पर अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी संबोधित किया गया। इसी आधार पर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करने वाला अर्थशास्त्र बतलाया। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना। इसके बाद आते हैं अर्थशास्त्र को प्रमुख रूप से 2 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पहला आता है प्राच्य भारतीय और दूसरा पाश्चात्य अर्थचिंतन। अब आते हैं पहला प्राच्य भारतीय अर्थचिंतक, जिसमें प्रमुख रूप से कौटिल्य का नाम शामिल है। भारतीय आर्थिक विचारों में कौटिल्य का स्थान सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि माना जाता है। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। इतिहास में वह व्यक्ति चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध है। वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रमुख सलाहकार थे। शासन विधि के संचालन के लिए उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इस पुस्तक में कौटिल्य ने राज्य के शासन, भूमि के सुधार, उद्योगों के प्रबंध, व्यापार, सेना, विदेश नीति, कर आरोपण तथा श्रमिक गण आदि सभी विषयों का समावेश किया है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्य की आजीविका को अर्थ के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य द्वारा उपयोग में लाई जा रही
भूमि को भी अर्थ के नाम से संबोधित किया जाता है। ऐसी भूमि को ग्रहण करने और उसकी सुरक्षा करने वाले साधनों का विवेचन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र का नाम दिया गया। इनके हिसाब से अर्थव्यवस्था का मूल आधार भूमि है। अर्थशास्त्र में भूमि को प्राप्त करने और उसकी सुरक्षा के साधनों की विवेचना की जाती है। कौटिल्य के विचारों से स्पष्ट है कि तत्कालीन समय में कृषि को प्रमुखता प्राप्त थी। मनुष्य अपनी आजीविका कृषि द्वारा ही चलाता था, इसलिए कौटिल्य की दृष्टि में कृषि कार्य अर्थशास्त्र का प्रमुख भाग था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अध्यायों में विभक्त है। कौटिल्य के विचारों का संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है। उसमें पहला, व्रत। कौटिल्य ने अपनी कृति अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय में व्रत शब्द का उल्लेख किया है। प्राचीन आर्थिक विचारकों ने इस शब्द का विवेचन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया। कौटिल्य ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि, व्यापार एवं पशुपालन को सम्मिलित किया गया है। इसी में आते हैं दूसरा, करारोपण। राज्य के व्यय को चलाने के लिए करों की व्यवस्था की जाती है। भूमि कर कृषि उत्पादन का 6वां भाग होना चाहिए। बाहर से आने वाले माल पर आयात कर तथा चुंगी शुल्क की व्यवस्था होती है। देश में उत्पादित हुई वस्तुओं पर कर, पथ कर, वनों के प्रयोग पर कर आदेश है। राज्य द्वारा किए जाने वाले आय एवं व्यय की सीमा निश्चित करने के संबंध में मत था कि राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यय उसकी आय के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, श्रम कल्याण। श्रम कल्याण के संबंध में कौटिल्य का मत था कि श्रमिक की पारिश्रमिक की दरें समय, स्थान एवं दशाओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जानी चाहिए। वे चाहते थे कि श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम जीवन निर्वाह सिद्धांत के अनुसार तय किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आते हैं चौथा पॉइंट की ओर, कृषि। राज्य के सभी व्यवसाय निम्न 3 वर्गों में विभाजित होती है। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन एवं वाणिज्य। इनमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि के सुधार के लिए राजा को बेकार भूमि पर किसानों को बसाना चाहिए। इसका अर्थ नवीन भूमि पर खेती से है। बेकार भूमि पर राजा का अधिकार होता है। राजा को बीज तथा बैल आदि की सहायता देनी चाहिए। ऋण का प्रावधान होना चाहिए। समय समय पर करों की छूट भी आवश्यक है। राज्य का काम बांध बनाना बतलाया गया। तालाबों एवं कुओं से सिंचाई का भी आदेश है। इसके बाद 5वां, दास प्रथा। कौटिल्य दास प्रथा के हमेशा विरोधी रहे हैं। वे दास प्रथा को मान्यता के विरुद्ध और अवैध मानते थे। उन्होंने अपनी कृति अर्थशास्त्र में दास प्रथा का प्रबल विरोध किया। उनका कहना था कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दास बनने के लिए विवश या बाध्य करता है तो विवश या बाध्य करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इसके बाद 6वां, व्यापार एवं औद्योगिक नीति। कौटिल्य के अनुसार व्यापार एवं औद्योगिक नीति का विवेचन राज्य व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार राज्य तभी अच्छा माना जाएगा जब उसके कोष में अर्थात उसके फंड में पर्याप्त धन होगा। वे स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक थे, किंतु उन्होंने सुझाव दिया था कि व्यापारिक वस्तुओं पर कर अवश्य लगाया जाना चाहिए, क्योंकि इस कर से राजकोष में धन की पर्याप्त पूर्ति की जा सकती है। 7वां, खानों का प्रबंध। खानों से तात्पर्य होता है खदानों से। खदानों पर राज्य का अधिकार होता है। खदानों से बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होती है। सोना तथा चांदी का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कौटिल्य का कहना था कि बड़े खदानों में लागत कम आती है, अतः वे उस सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद आते हैं 8वां पॉइंट की ओर, सामाजिक सुरक्षा। कौटिल्य के अनुसार राज्य को सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनेक कार्य करने पड़ते हैं। जैसे गरीबों की सहायता के लिए राज्य ऐसी संस्थाएं स्थापित करता है जो आर्थिक संकट में उनकी सहायता प्रदान करता है।
राज्य को वृद्ध एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आश्रम खोलना चाहिए। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और श्रमिकों को उनके परिश्रम के अनुसार उचित मजदूरी दिलाना, ये सामाजिक सुरक्षा राज्य शासन के ऊपर निर्भर करता है।